नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के जैसे ही बिहार में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लगभग अगर दोनों प्रदेशों को देखा जाए तो एक ही तरह की सामाजिक संरचना व्यवस्था वहाँ पर भी है। फर्क बस इतना है कि थोड़े से जो वहाँ जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी संख्या में कुछ कम अधिक है उत्तर प्रदेश की तुलना में। जैसे कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी जो है वो दलितों की है, मुसलमानों की है। लगभग करीब जो है वो 21% के आसपास दलित हैं, 20% के आसपास मुसलमान हैं। उधर अगर बिहार में देखा जाए तो 15% 16% के आसपास वहाँ पे वो दलित हैं, लगभग इतने ही जो है वो मुसलमान भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश से मुसलमान और दलितों की संख्या यहाँ पे कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कम है बनस्पत की बिहार में जो लालू यादव के परिवार की समूह के लोग हैं। यानी ये कहिए कि जो यादवों की जो संख्या है बिहार में कंपैरेटिवली यूपी से अधिक है। करीब करीब लगभग जितने दलित हैं उतने ही मुस्लिम हैं, उतने ही करीब यादव है। तो ये कुछ समीकरण अपने आप ये बताता है कि जो अन्य जो ईबीसी जिसको कहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, इसकी संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ की जो राजनीतिक जो रसाकसी है वो उसमें बहुत उलटफेर देखने को मिलता है। और ये कहा जाता है कि ईबीसी के नेता जो है वो नीतीश कुमार हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जब भी जिधर जाते हैं उधर की सरकार बन जाती है, हटते हैं तो बिगड़ जाती है। इस चुनाव में देखिए ठीक उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव जी ने जो अपना व्यू रचना रखा, वैसे ही जो है वो तेजस्वी जी ने भी उधर व्यू रचना किया। यहाँ पे देखिए मुसलमानों को केवल चार टिकट मिलते उत्तर प्रदेश में। आरजेडी भी वहाँ पे देखा जाए तो केवल 2। अगर सीटों की लिहाज से देखा जाए तो यहाँ 80 सीट है, वहाँ 40 सीट है। यहाँ 80 में 4 दिया गया तो 40 में 2 दिया गया, लगभग जो है उसी हिसाब से दिया गया है जो है। और इस बार अपने भी बिरादरी के यादव में जो उनके अपने परिवार के लोग हैं और कुल 8-9 टिकट जो है वो यादवों को दिया गया है जो है। संख्या जो है हालांकि वो यूपी से जो है वहाँ पे ज़्यादा है। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सम्राट चौधरी को जब भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाई, प्रदेश अध्यक्ष, तो ये लगने लगा कि चलिए नीतीश जी जो है लौके और ये जो है कुश के नेता हो जाएंगे। यानी कि कुर्मी और कोयरी, ये 2 समूह जो है बहुत बड़ा चंक जो है वो इनके पास आ जाएगा। लेकिन बिहार में हुआ क्या कि उपेंद्र कुशवाहा, जब वो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी अंदर अंदर ये डर लगने लगा कि मेरा जो वर्चस्व समाज में है वो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो अंदर अंदर वो बहुत प्रसन्न इससे नहीं हुए हैं। इधर जब टिकट के जो बंटवारा हुआ और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने यहाँ पे जो पश्चिम यूपी में जो बंटवारा किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो माने जाने वाला जो पहले वोटर था, कुर्मी वोटर, उसमें उन्होंने सेध लगाया और 9 टिकट कुर्मियों को उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने दिया। ठीक वैसे ही जो है बिहार में कुशवाहा जो जाति है उनको जहाँ जहाँ उनकी लड़ाई महसूस हुई, तेजस्वी को उन्होंने कुशवाहा को लड़ा दिया और भूमिहारों को भी टिकट दिया। बिहार में देखा जाए तो जो जात के आधार पे ही वोट ज़्यादा होते हैं। हालांकि वो तो उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ इस चुनाव के पहले तक ये देखा जाता कि आरजेडी के सबसे बड़े कट्टर विरोधी कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, तो भूमिहार बिरादर था बिहार में। इस बार देखा जा रहा है कि कई सीटों को भूमिहार जो है वो आरजेडी का जो है वो सपोर्ट कर रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो उनके कुछ प्रत्याशी भी उतारे गए हैं उस बिरादरी के, तो इसलिए भी है। और कहीं कहीं ये देखने में मिल रहा है कि जो प्रत्याशी जो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में ये 51-52 सीटों का जो रिपीट किए हैं, बिहार में भी वही काम किए हैं। ये पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों इतनी बड़ी गलती की है कि प्रत्याशियों को रिपीट किए हैं। इसका भी जो है वो भाजपा को बड़ा हर जगह जो है ये इनकम्बेंसी सांसदों के प्रति देखी जा रही है और नाराजगी है जो है। यानी कि जो भाजपा बड़ी आसानी से जो सीट निकाल सकती थी
अगर टिकट का अगर जो है वो दूसरे को दे दिया गया होता, वो टिकट न दे करके ये सीटें जो है सब की सब वो फंस गई हैं। अब जो है केवल मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में देखिए कुल 40 सीटें हैं, और अगर हम 2019 और 2024 का एक तुलना कर लें जो है, तो क्या अंतर आया है कि देखिए पिछले बार भाजपा के साथ 3 पार्टियां थी, यानी कि जेडीयू नीतीश जी की पार्टी, एलजेपी रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी और भाजपा, ये 3 पार्टियां एक थी। बाकी सारी पार्टियां एक तरफ थी, वाम मोर्चा लेकिन हालांकि अलग था, यानी कि वो तीन खेमा था जो है। तो पिछले बार 3 पार्टियां भाजपा के साथ थी, इस बार क्या हुआ है 2 पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा कह लीजिए, आरएलएसपी, और मांझी जी की पार्टी हम पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है वो एनडीए के गठबंधन में आ गई है। यानी कि जो एनडीए का वोट बेस है वो बढ़ा हुआ है, और महागठबंधन का जो बेस वोट है वो जो है कम हुआ है। अगर हम वाम मोर्चा को जोड़ लें उसके बावजूद भी वो वोटिंग परसेंट में देखा जाए तो कम है। जैसे कि पिछले बार अगर हम जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी तीनों का अगर वोट परसेंटेज जोड़े तो करीब 53 ये सही आंकड़ा मैं बता दूं कि 53.25 ये वोट जो है वो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी का था। उस समय हम जो महागठबंधन में था, और ये आपके आरएलएसपी का वोट था 3.66 और हम का वोट था 2.39। तो ये 3.25 और 3.66 का 2.39 6.05% होता है। अगर 53.25 में 6% ये और ऐड कर दिया जाए तो 59.30% वोट आज के डेट में एनडीए के पास हो। देखिए 60% के आसपास ये वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और ये जो चुनाव में आप देख रहे हैं ना कि हर सीट पर लड़ाई है, ये अंततः जो है जब वोटिंग होगा तब समझ में आएगा कि केवल जो मीडिया में जो ये सोशल मीडिया आजकल चल गया है वही जो है इस लड़ाई को कांटे का लड़ाई बना दिया है। वस्तुतः जो वोटिंग परसेंटेज एक तरफ 60% और एक तरफ देख लीजिए कि क्या परसेंट है, कि अगर महागठबंधन में वोटों का देखा जाए तो कांग्रेस के पास 2019 में जो वोट मिला था 7.7, आरजेडी के पास मिला था 15.38, वाम मोर्चे के पास 2.21 और जो साहनी का वोट था वो 1.66। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये कुल होते हैं वोट 26.95, यानी करीब 27, यानी एक तरफ 27% का वोट और कहाँ एक जगह एक तरफ जो 60% का वोट। कितना बड़ा गैप है, ये गैप कैसे भरेगा। लेकिन ये लड़ाई में हो इसलिए गया है कि जिन वोटों से जो उनके मेन वोटर थे एनडीए का, ये वोटर इसमें जो जातियां थी उनको आरजे ने टिकट दे दिया। तो सारा गणित जो है ये जो वोटिंग आप देख रहे हैं ये फेल हो गया है, और हर सीट पे जातियों का समीकरण वहाँ पे जो जैसे भारी है उसी ढंग से चुनाव जो लड़ा जा रहा है। जो है मैं आपको ये नोटा भी 2% वोट मिला था, तो पूरी सारे वोटों को अगर हम जोड़ दें यानी कि एनडीए का भी, महागठबंधन, वाम मोर्चा और नोटा का वोट 2.2, ये सब जोड़ देते हैं तो ये कुल संख्या होता है 88.25। जरा इस आंकड़े को जरा गौर कीजिए, 88.25% का ये आंकड़ा है सारे जो वोट जो मिले हुए पार्टियों के उनके जो है। यानी कि अभी भी जो है 12.25% जो वोट है वो बाहर पड़ा हुआ है। इस 12.25 अमूमन देखा जाता है कि लोकसभा में 96-97% तक सारे जो वोट को जोड़ दिया जाए तो एवरेज जो है 96-97% के आसपास आता है। यानी कि अभी भी जो है 8 से 10% वोटर जो है वो बाहर बैठा हुआ है। अब देखिए ये 8 से 10% जो वोट है ये इसकी संख्या बहुत है जो है। अब ये बाहर क्यों है, हो सकता है कि बिहार के लोग जो है वो वहाँ पे अपना वोट हो, वो बाहर लोग रह रहे हो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं लोग। अगर वो चुनाव में आते हैं तो फिर उनका क्या रोल हो सकता है। तो यह आंकड़ा एक अपने आप में बहुत महत्व का है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव को जिसके तरफ अगर जाता है वो उस चुनाव को ये बदल सकता है। और ये जो लोग बाहर गए हुए हैं ये जो है
ये या तो हुनर में इनके पास इस तरह की होगी कि बाहर जाकर कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ व्यवसाय कर रहे होंगे, या फिर जो लोग नौकरी की तलाश में जो बाहर होंगे। कहने का मतलब है यह जो वर्ग होगा 10-12% का, ये प्रबुद्ध वर्ग में आएगा जो है, चाहे वो व्यवसाय के मामला में हो, शिक्षा के मामला में हो, या किसी रोजगार के मामला में काम करने वाले लोग हैं। तो ये इनका भी असर जो है इस चुनाव पे ये पड़ेगा। अब हम ये देख लें कि मेन जो देखिए, ये आप बात करने का या बहस करने का समय नहीं है कि सारी सीटों पे हम आपसे बात करें, लेकिन कुछ सीटें हैं जो बहुत ही वो लड़ाई में हैं। उसमें मैं एक नाम लेता हूँ, एक तो शिवहर का। शिवहर में जो रितु जायसवाल हैं और लवली आनंद, इनके बीच कांटे का टक्कर है। और शिवहर में रमा देवी इसके पहले थी, चूँकि ये एक बड़ी वर्ग के आदमी में बनिया वर्ग से लोग हैं, वहाँ पे उस क्षेत्र में बनिया वर्ग की संख्या भी जाती है। लेकिन जब मैं 2020 का आंकड़ा देख रहा था विधायकों की, तो मैंने देखा कि विधायक तो वोटिंग जो परसेंटेज दिखा था, उसके आधार पर मुझे लगा कि ये सीट भी भले ऊपर से लग रही कांटे की, लेकिन ये चुनाव जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट जो है वो निकाल ले जाएगी। वैसे सीट है अररिया की सीट। अररिया में प्रदीप कुमार इसके पहले भी जेडीयू से लड़े थे, इस बार भी उन्होंने टिकट मिला, लेकिन इस बार जो है वो आरजेडी से जो टिकट पाए हैं मोहम्मद शाहनवाज आलम। देखिए इनके परिवार में भी अपने आप में इनके जो भाई हैं वो चाह रहे थे टिकट इनको मिल गया, तो बहुत ज़्यादा आपस में ही एक रंजिश थी जो है। और वहाँ टोटली वोट जब अररिया में होता है तो ये एकदम पोलराइजेशन वाला हो जाता है और हिंदू मुसलमान को हो जाता है। प्रदीप कुमार पिछले बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी हमें लग रहा है कि ये सीट जो है वो प्रदीप कुमार जो है उनको अपने खाते में उनकी चली जाएगी। पूर्णिया की सीट देखिए, ये पप्पू यादव के चलते इस सीट की बड़ी चर्चा हुई। टिकट वो बेचारे अपना जो उनकी पार्टी थी, शायद जन अधिकार पार्टी या कुछ इस तरह से नाम था, वो पार्टी जो है कांग्रेस में विलय भी कर दी। सोनिया ये प्रियंका वगैरह से उनकी बातचीत हो गई थी, लेकिन अंत में आरजेडी ने, तेजस्वी ने वहाँ पे वो कैंडिडेट उतार दिया और बहुत इनकी स्थिति खराब हो गई। अंत में वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे चुनाव लड़ गए। और एक बात सही है कि कहीं भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, इसके पहले चाहे जो भी स्थिति रही हो 90 के दशक में, इधर जो है वो काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं और समाज में उनको एक तरह से सेवा भाव के रूप में देखा जाता है। बहुत इमोशनल भी देखा गया है कई बार। बहुत आम लोगों के साथ जो आदमी को बहुत दुख तकलीफ हो तो रोने भी लगते हैं जो है, तो ये उनका स्वभाव है और बहुत बढ़िया समर्थन पाए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पे मुस्लिम जो मत है वो पूरा का पूरा उनको मिला हुआ है और उनके अपने लोग को मिला हुआ है। लड़ाई जो है, चूँकि वहाँ जो भारती खड़ी है, भीमा भारती, एक तरह से वो उनको वोट 9 के बराबर मिलेगा। तो लड़ाई सीधे सीधे देखा जाए तो जेडीयू और इनके बीच, पापू जी के बीच में होगा। चूँकि मुस्लिम मतदाता वहाँ बहुत ज़्यादा है, करीब 39-40% के आसपास है, तो वहाँ भी लड़ाई हमेशा जब भी देखिए मुसलमान की संख्या किसी भी लोकसभा में या विधानसभा में जब भी 35% 40% से ऊपर जाता है तो वहाँ वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। और पूर्णिया में भी हमें लग रहा है कि वो पिछले जैसा ही रिकॉर्ड जो है इस बार भी जेडीयू के पक्ष में ये आएगा। देखिए मैं चूँकि अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ तो इस स्थिति में बात करूँ कि हमें ये निष्कर्ष निकलना है कि बीजेपी की सीट कितनी आएगी, जेडीयू की सीट कितनी आएगी और आरजेडी की सीट पे कितने हैं। ये कहें कि इसमें लड़ाई है और कांटे की लड़ाई है, इससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। फिर तो बिहार में 10-12 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांटे पे लड़ाई है, तो फिर तो कोई आदमी उसका परिणाम ही नहीं दे पाएगा। तो मेरा प्रयास ये है कि हमें जहाँ एज लग रहा है मैं उन सीटों को उस पार्टियों में दे रहा हूँ। वैशाली की सीट देखिए, वैशाली में देखिए यहाँ पे आरजेडी ने जो है मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिया, भूमिहार जाति के हैं, पूरा भूमिहार जो है उनके साथ जो है वो खड़ा हुआ है। एक तरफ से बीणा देवी हैं। चुनाव बहुत मजबूत है, बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन जो पिछड़ों के जो नेता नीतीश जी हैं, इनके सहयोग से और जो जातियों के गोलबंद हो जाने से यहाँ शुक्ला की जो अपनी बिरादरी है और मुस्लिम और यादव के अलावा और चौथा वोटिंग को नहीं मिला, इसलिए बहुत जो एक बहुसंख्यक जो जातियों का समूह है
वो बीणा देवी के साथ है, लिहाजा ये सीट भी जो है वो जेडीयू के पास जा रही है। सारण में देखिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। यहाँ पे लालू यादव की जो छोटी बेटी थी रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी जी, इनके बीच में लड़ाई है। राजीव प्रताप रूडी जी तीसरी बार वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही कांटे का संघर्ष है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव हो रहा था तो उस दिन शायद कहीं गोलीबारी भी हो गई, एक आदमी मर भी गया। रोहिणी आचार्य के बारे में ये है कि चूंकि इन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, जान बचाई है, तो इसकी चर्चा उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको निकाल देखा जाए कि बेटी ने अपने बाप की जीवन जान दिया है और इसकी चर्चा, और उनके अपने 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 जो समुदाय है उसमें बहुत अच्छी पैठ है। वोट भी खूब उनको लोग जी भर के दिए हुए हैं अभी भी। लेकिन लोग बता रहे हैं ये कि इस सीट पे देखिए लालू यादव भी लड़े थे, चुनाव हारे थे, राबड़ी भी हारी थी, चंद्रिका उनके जो समधी थे वो भी हारे थे। इसलिए इस लिहाज से भी इस बार भी मोदी के नाम से ये सीट जो है वो सारण बड़ी मुश्किल से हो सकता है। कि देखिए, चूंकि बिहार वाले जो चुनाव हुए थे तो पिछले बार में उनका अगर देखा जाए तो जो अंतर था जीत का वो बहुत ज़्यादा था। जो है पिछले बार तो सारंग से यहाँ की 1.5 लाख से चुनाव जीते थे, लेकिन बाकी सब जगहों पे 2-2 लाख 2.5 लाख से जीते हुए हैं। इसलिए जो फाइट दिख रही है इसमें जो है मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन जीत जो है वो जो जेडीयू और जो एनडीए का जो गठबंधन है उसी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। जो है सबसे जो बिहार में सबसे अगर बढ़िया जहाँ लड़ाई कह लीजिए, एकदम कांटे का संघर्ष वो जहानाबाद में है। जहानाबाद में पिछले बार ही लड़ाई हुई थी और बमुश्किल हमें लग रहा है कि 1700-1800 से जो है वो वहाँ पे जेडीयू का कैंडिडेट जीता था। इस बार की स्थिति जहानाबाद से ऐसा लग रहा है कि इस बार जेडीयू से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका नाम है, चंदेश्वर प्रसाद, और उनके खिलाफ में है सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव को भूमिहार भी वोट जो है वो देते देखे गए हैं और चूंकि पिछले बार बड़ा कम वोट से 17-18 वोट 100 से वो हारे थे, इसलिए इस बार ये लग रहा है कि ये जहानाबाद वाली सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जाएगी। ये मेरा अपना निर्णय है। वैसे ही खगड़िया देखिए, खगड़िया में एलजेपी ने राजेश वर्मा को खड़ा किया है और उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है संजय कुमार को खड़ा किया है। यहाँ भी राजेश वर्मा बहुत यंग है और ये पासवान वगैरह के सहयोग से ये भी सीट वहाँ पे निकल जाएगी। नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार, देखिए श्रवण कुमार को फिर यहाँ पे एक ओबीसी के नेता को जो है भूमिहार के खिलाफ उतार दिए, लेकिन ये चुनाव जो है विवेक ठाकुर जो है उनके पिताजी का सारे लोग जानते हैं। ठाकुर साहब आई स्पेशलिस्ट थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता उनके बेटे हैं, बहुत नए हैं और इस पर अमित शाह वगैरह सबकी उस पर लगी हुई थी। और चूँकि जो ये क्षेत्र है वो नवादा वाला, यहाँ से नीतीश जी की अपनी बड़ी अच्छी पैठ है, ये भी चुनाव निकल जाएगा। अब जो है आप मधुबनी वाली सीट देखिए, वहाँ चूँकि वो फातिमी साहब लड़ रहे हैं आरजेडी से, ये सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी। जो है कटिहार से देखिए, कटिहार से फिर पुराने लोग हैं, ये आपके दुलाल चंद गोस्वामी जी जेडीयू से और तारिक अनवर। देखिए हमेशा अभी आप जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जहाँ कहीं भी प्रत्याशी आमने सामने होते हैं और जहाँ भी 44-45% का जो रेशियो होता है, यहाँ पे हमेशा जो वोटिंग होता है वो एकदम एंटी मुस्लिम होता है और पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये सीट कटिहार वाली सीट भी वो जेडीयू के खाते में जाएगी। कुल मिला कर देखिए चुनाव बहुत ज़बरदस्त हो रही है, लड़ाई हो रही है। मैं बता दिया उसका कारण क्या है। जो है जातीय जो इस बार जो टिकट के बंटवारे हैं कुछ इस तरह से तेजस्वी ने किया है, जैसे कि यहाँ यूपी में अखिलेश भी किए थे, तो उस लिहाज से वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतने ज़्यादा मार्जिन से चुनाव वहाँ पे लोग जीते हुए हैं। और अभी आप जो देखें कि 60% और एक तरफ 27%, ये दोनों का वोटों का जो गैप है इतना ज़्यादा है कि इसको फिल करना ये महागठबंधन के बस की बात नहीं है। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है कि एक किशनगंज वाली सीट और दूसरी जहानाबाद वाली सीट, ये यानी एक कांग्रेस को और एक आरजेडी को, दो शेष जो 38 सीटें हैं
उस पे भारतीय जनता पार्टी की सीट हमें निकलती दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूर्णिया जो है और कटिहार, इसमें लड़ाई ज़बरदस्त है। ये दो, हो सकता है कि ये दो सीटें जो है ये जेडीयू जो है अपनी गंवा सकती है, लेकिन मेरा आकलन है कि यही फाइनल, जब रिजल्ट निकलेगा तो ये देखिए, एक अनुमान अपना विचार देना होता है। तो मेरे ख्याल से 4 सीटें हैं लेकिन 4 सीटों में 2 सीट लग रहा है किशनगंज वाली, जहानाबाद वाली, ये विपक्ष के खाते में जाएगी। बाकी 38 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। मित्रों, ये मेरा बिहार के बारे में एक सिर्फ आंकड़े नहीं, ये आकलन था और अनुमान था। इसलिए मैं निर्णय पे पहुंचा हूं कि पिछले बार से सिर्फ 1 सीट जो है वो भाजपा की कम होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको अगली वीडियो में जो है वो जो दक्षिण भारत की जो सीटें हैं, यानी कि ये उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा, इन तीनों को मिलाकर के आएगा। ये मैं बताऊंगा कि यहाँ से कुल भाजपा पिछले बार की सीटों से कितनी सीट जो है वो लीड कर रही है। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।